मैडम कुछ स्लाइड का प्रयोग करेंगे, हमारे आईसीटी सेल के साथी तैयार रहेंगे। और तो आपने भी मुझे कर लिया। आपको सीटेंगे, बैठिए 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 बैठिए। मैं अपने छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि वो गुलदस्ता ले आए और अपने अतिथियों का गुलदस्ते से आखिरी सत्र में सम्मान गुलदस्ता भेंट करके सम्मान हो। हाँ, बाकी गुलदस्ते से सम्मान करने के लिए मैं जनार्दन जी से ये अनुरोध करता हूं कि आएँ और मैडम को गुलदस्ता देकर उनका सम्मान करें, गुलदस्ता भेंट करें। नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। छोड़िए, हमें तो मिली। और अवधेश जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आए। मैडम उनकी अध्यापिका रही हैं, मैडम सुधा सिंह, उनके पुराने विश्वविद्यालय की, अपने अध्यापिका का भी सम्मान करें। और पॉलिटिकल साइंस की एक अध्यापिका दिख रही हैं, स्मृति सुमन जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे विभाग अध्यक्ष का सम्मान करें। वो हमारे विभाग के एक सहयोगी की जीवन संगिनी हैं, साथी हैं, पत्नी नहीं, मैं पत्नी नहीं कह रहा हूँ, साथी हैं, इसलिए उन पर हमारा अधिकार बनता है कि हमको पॉलिटिकल साइंस से हिंदी में भी शामिल कर लें। आप सब जानते हैं, जो लोग मुझे याद है कि मैंने पहला लेख हंस के सितंबर 2003 में पढ़ा था, नारी और नवजागरण कहाँ खोया कहाँ पाया। नीचे नाम लिखा था चारू गुप्ता, और उस लेख से मेरा इस नाम से परिचय हुआ 2003 से। मैं जब से नंबर पाया किसी तरह से, तब से कोशिश कर रहा था कि मैडम आ जाइए, तो हर बार इलाहाबाद के आसपास आके किसी न किसी तरह से निकल जाती थी, लेकिन उनका एक वादा था कि मैं आऊँगी जरूर, और इस बार वो पकड़ में आ गई। तो हमने सोचा कि उनका भरपूर उपयोग करें। एक सत्र में उनका आपने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान सुना था, और परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब परिचित हैं उनसे, उनके लिखे से और उनसे भी। मैं उनको अंतिम वक्तव्य देने के पहले मैं दीनानाथ जी, जो हमारे विभागीय सहयोगी हैं, डॉक्टर दीनानाथ मौर्य, उनसे अनुरोध करता हूँ कि महज 10 मिनट में गोष्ठियों का सार संक्षेप और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। डॉक्टर दीनानाथ जी, उसके बाद उनका व्याख्यान होगा। सम्मानित मंच और आप सब, 2 दिन तक चली संगोष्ठी का सार संक्षेप 10 मिनट में प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले तो कुछ डेटा ऐसे हैं हमारे पास इस संगोष्ठी को, जो 2 दिन तक चली, जिसमें स्त्री साहित्य और उसके विविध आयामों पे हम लोगों ने बातचीत की। लगभग 68 शोध पत्र पढ़े गए हैं तकनीकी सत्र में। 350 लोग देश के विभिन्न हिस्सों से इसमें रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। हमने इस बार फेसबुक लाइव ठीक तरीके से कर पाए, तो बहुत सारे लोग, लगभग 1000 के आसपास लोग उसको देख रहे हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। संगोष्ठी की जो परिकल्पना थी, स्त्री साहित्य और विविध आयाम, इसको लेकर के सबसे पहले तो ये कि जो उद्घाटन सत्र था, जैसा कि सर कह रहे थे कि हर एक सत्र में एक पुरुष को रखा गया था कि वो दरअसल जवाब दे पाए कि उन सवालों का जो उठ रहे थे। उद्घाटन सत्र से लेकर के और आखिरी सत्र, जिसको सर खारिज कर रहे थे कि मंच पर कोई पुरुष नहीं रहेगा और सर बैठे हुए हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि जो बातचीत हुई सत्रों में, अलग अलग सत्रों में, उद्घाटन सत्र में सबसे पहले संगोष्ठी की परिकल्पना को प्रस्तुत करते हुए विभाग की अध्यक्षा और संगोष्ठी की संयोजिका प्रोफेसर लालसा यादव मैम ने स्त्री विमर्श के तमाम सारे सवालों को, तमाम सारी बातों को, आज की दुनिया में बनती स्त्री को
इन सारे सवाल जो स्त्री को देश से लेकर के बाजार तक में व्याप्त हैं, उनको रखा और संगोष्ठी की संकल्पना को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। बीच वक्तव्य के रूप में जो वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में उपस्थित थी मैडम जया जादवानी, उन्होंने बहुत करीने से उदाहरण देते हुए, तमाम कहानियों का उदाहरण देते हुए आज की दुनिया में बनते हुए स्त्री, उसकी एक परंपरा, स्त्री विमर्श की परंपरा कैसे शुरू हुई और आज की दुनिया में जब बाजारीकरण चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कैसे स्त्री विमर्श या स्त्री की दुनिया की पहचान कैसे हो पाए, संवाद का एक रास्ता उन्होंने सुझाया और यह भी बताया कि कैसे स्त्रीयत्ता यानी उसकी अस्मिता को स्वीकार करते हुए पुरुष के विरोध का साहित्य नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि स्त्री की अपने अस्मिता की पहचान पुरुष के साथ हो सकती है, पुरुष के साथ भी रहा जा सकता है। और इस संगोष्ठी का जो सबसे रोचक और वैचारिक सत्र चला, उसमें हम देखते हैं कि हिंदी नवजागरण और स्त्री प्रश्न। हम सब जानते हैं कि नवजागरण में भाषा का सवाल तो था ही, स्त्री के जीवन का सवाल सबसे प्रमुख था। इस सत्र में मैडम बैठी हुई हैं, जो बात निकल के आई कि नवजागरण के दौर में जितने लोग लिख रहे थे, जितनी पत्रिकाएं निकल रही थी, यानी स्त्री की सार्वजनिक दुनिया की निर्मित जो हो रही थी, प्रज्ञा पाठक मैडम ने कहा कि स्त्री लेखिकाओं को शामिल किए बिना नवजागरण अधूरा है। बात एकदम सही है। और इसी में एक प्रश्न उठा था कि नवजागरण में स्त्रियां भी कर्ता के रूप में थी और उनका मूल्यांकन होना चाहिए था। प्रोफेसर सुधा सिंह मैडम बैठी हुई हैं, उन्होंने स्त्री की दुनिया को नवजागरण कालीन जो परिस्थितियां थी, नवजागरण का जो एक लोकवृत्त बन रहा था, उसमें देखने की बात कही। चारू गुप्ता मैम ने नवजागरण पर सवालिया निशान लगाते हुए बताया कि स्त्रियों के पक्ष में किस प्रकार से खड़ा था, उसके नवजागरण के अपने क्या अंतर विरोध थे, इसकी तरफ इशारा किया। और उसके बाद का जो सत्र हमारे सामने आया वह स्त्री वैचारिकी और स्त्रीवादी आलोचना को लेकर के था। स्त्री वैचारिकी और स्त्रीवादी आलोचना में बात करते हुए जो लोग हमारे सामने थे, डॉक्टर सुप्रिया पाठक मैडम और अर्चना सिंह मैडम थी। इन दोनों लोगों ने, सुप्रिया पाठक मैडम ने स्त्री दृष्टि कैसे विकसित हो रही है, उसकी सामाजिकी की निर्मिति कैसे हो रही है, और अर्चना सिंह मैडम ने अपने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशोलॉजी में कैसे स्त्री की छवि निर्मित की जा रही है और जो स्त्री की रूढ़ छवियां हैं उसके खिलाफ कैसे चीज़ों को तैयार किया जा सकता है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला। अंत में जगदीश्वर चतुर्वेदी सर ने बड़े करीने से उसको व्याख्यायित किया कि कैसे पुरुषवादी जो आलोचना है, जिसमें नामोर सिंह का नाम लिया उन्होंने, आचार्य रामचंद्र का नाम लिया, कि कैसे करती हुई स्त्रियां इतिहास से बेदखल हो जाती हैं और उसके पीछे एक इतिहास दृष्टि जो कायम करती है उसको हमको डिकोड करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम सबको उन सारी चीज़ों को संरक्षित करने की जरूरत है जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है स्त्रियों की दुनिया में। अगले सत्र में, इसके बाद जो आज के हमारे सत्र की शुरुआत हुई, तकनीकी सत्र, उसमें विभिन्न पर्चे पढ़े गए, शिक्षक प्राध्यापकों द्वारा भी पढ़े गए, हमारे शोधार्थियों ने पढ़ा, विद्यार्थियों ने पढ़ा, और तमाम तरह की स्त्री दुनिया में कैसी कविताएं लिखी जा रही हैं, पुरुष कैसे स्त्रियों के बारे में लिख रहे हैं, स्त्रीवादी आलोचना कैसे आ रही है, इन सारे शोध पत्र हमारे सामने आए। एक तीसरा सत्र चला जिसमें स्त्री कविता और कविता में स्त्री पर बात हुई। सुजीत कुमार जी ने इस पर अपना आलेख पढ़ा। इसी में डॉक्टर कविता कादम्बरी और डॉक्टर ज्योति चावला जी ने पाठ्य पुस्तकों के हवाले से कैसे हमारे जेहन में स्त्रियों की छवि निर्मित की जाती है, हमको पता भी नहीं चलता और जेहन में बिल्ड हो जाती है, उसको बताया। और साथ ही कुछ कविताओं के हवाले से ज्योति चावला जी ने इसको स्पष्ट किया कि देखिए, एक पुरुष जब स्त्री की छवि निर्मित करता है तो उसकी दुनिया में वह स्त्री कैसे होती है। सोशियो पॉलिटिकल प्रश्न के तरीके से इसको देखने की कोशिश की गई। एक और सत्र चला स्त्री कथा और कथा में स्त्री, तमाम कहानियों के हवाले से श्रुति कुमुद जी ने, प्रीति चौधरी और कविता जी ने इस सत्र में आज की लिखी गई कहानियां, इसके पहले की जो कहानियां लिखी जा रही थी उसमें स्त्री की दुनिया कैसे बन रही थी
और उन सवालों को लेकर के केवल देह का सवाल नहीं है, केवल अर्थ का सवाल नहीं है, बल्कि रूढ़ जो छवियां निर्मित हो रही हैं समाज में, उसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया जाए, हमारा कथा साहित्य उसको कैसे कर रहा है, इसको स्पष्ट किया। सबसे आखिर में इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र यादव सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेमचंद साहित्य का हवाला देते हुए बताया कि कैसे वह चीजें प्रेमचंद अपने समय में जिन संस्थाओं ने स्त्रियों को गुलाम बनाने में अपनी भूमिका अदा की, उसको कैसे डिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, चाहे विवाह संस्था हो, चाहे वो धर्म की संस्था हो, इस पर उन्होंने जोर दिया। और अभी अमतेश जी को और अवधेश जी को सुन रहे थे हम लोग, लोक में स्त्रियां कैसे हैं और नाटक की दुनिया में स्त्रियों की छवि कैसे निर्मित हो रही है। कुल मिलाकर के अभी हम लोग समापन वक्तव्य बाकी है, समापन वक्तव्य में हम लोग सुनेंगे। कुल मिलाकर यह कि ये संगोष्ठी जिस परिकल्पना के साथ आई हुई थी, बहुत सारे सवाल हमारे बच्चों के थे। बीच में कल के सत्र के बाद एक सवाल का सेशन रखा गया था। सवाल इतने ज्यादा थे कि सर को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आज ही सारे सवालों का हल हो जाएगा तो आगे क्या होगा फिर। तो वो सारे सवाल, कोई संगोष्ठी, कोई सेमिनार जो हमारे बच्चों में, हमारे बीच में कम से कम वहां पर ठोकर मार रहा है जहां से हमारी वैचारिक निर्मित हुई है, जहां पे हम एक स्टीरियोटाइप में जीने के आदी हो गए और हमको पता भी नहीं चलता है, वहां पर वह उंगली रख रहा है। तो समझिए संगोष्ठी की सार्थकता है। एक चीज मैं इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, ये संगोष्ठी जो आयोजित हुई है, मुझे लगता है कि स्त्री साहित्य के विविध आयाम, जो इसका टाइटल है, इसमें दलित स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां या और भी मार्जिनलाइज सोसाइटी की स्त्रियों की जिनकी आवाज आई है, ऐसा नहीं है कि उनकी चर्चा नहीं हुई, उनके सवालों की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारी दुनिया के तो सवाल हैं लेकिन उस सोसाइटी के सवाल ना के बराबर हैं। मसलन जैसे पर्दा प्रथा पे हम बात करते हैं, आप आदिवासी दुनिया में चले जाइएगा, दलितों की दुनिया में चले जाइएगा, वहाँ पे वो सवाल नहीं है वैसे जैसे हमारे यहाँ है। तो उनके अलग सवाल है। भ्रूण हत्या का सवाल मिडिल क्लास का सवाल है, पढ़े लिखे मिडिल क्लास का सवाल है। आदिवासियों के हिस्से में वह सवाल उस तरह से नहीं है उनके जीवन में। तो धीरे धीरे बात निकली है तो निकलेगी ही, जहां तक बात पहुंची है वहां तक जा रही है। एक कवि का मैं जिक्र करना चाहूंगा इस मंच से, रमन शंकर यादव विद्रोही। उनकी 3 कविताएं मुझे याद आ रही हैं, मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी, औरत और नानी। ये तीनों कविताएं अगर आपको मौका मिले तो उसको पढ़िएगा। अपनी खेती नाम से उनका संकलन आया हुआ है। ये तीनों कविताएं हमारी बनी हुई स्त्री की छवियों को तोड़ते ही हैं और स्त्री की दुनिया को केवल स्त्री अस्मिता, स्त्री देह, अर्थ की स्वतंत्रता, बाजार में उन्मुक्त करता है जैसी बातों से अलग हट करके स्त्री की मुक्ति को पॉलिटिकल नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। और स्त्री की दुनिया वहीं से मुक्त हो सकती है जहां से उसको सोशियो पॉलिटिकल तरीके से हम समझने की शुरुआत करें। अगर केवल परिवार संस्था, जैसे कहते हैं कि मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी एक संस्था से मुक्ति की बात की जाएगी तो शायद वह मुक्ति अधूरी होगी। इस संगोष्ठी का उद्देश्य यही था कि हम सबके जेहन में ये सारी बातें जाएं। और ये जो बात मैं आज बोल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे अनुभवों में इजाफा हुआ। जितना मैं पढ़ा लिखा था, जितना मैं सोच समझ रहा था, हमारे बच्चों ने बहुत सारे सवाल उस फेसबुक लाइव पे डाले हुए हैं, हम सब लोग उससे जुड़ रहे हैं। और पिछली संगोष्ठी में भी स्त्री विमर्श पर एक सत्र था और अगली संगोष्ठी विभाग करने जा रहा है, उसमें भी एक सत्र होगा शायद इस पे। तो आप सबका इस स्त्री साहित्य विविध आयाम की संगोष्ठी में जितने पर्चे पढ़े गए, जो वक्ता हमारे आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत आभार दीनानाथ जी, आपने प्रश्नों को दोहराया। अब मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि अपना आखिरी वक्तव्य प्रस्तुत करें। इस संगोष्ठी का आखिरी, मैडम का आखिरी नहीं, इस संगोष्ठी का आखिरी वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य नारायण जी। और आप सब बहुत थक गए होंगे और मुझे सुन के बोर हो गए होंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात छोटे में रखूं। और मैं कोई यहाँ पर इस संगोष्ठी में मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं उसकी कोई समीक्षा या उसकी कोई रूपरेखा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये मौका ले रही हूँ, मेरी एक हाल फिलहाल नई किताब आई है और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इस संगोष्ठी के जो प्रश्न हैं उनसे थोड़े रूप में, छोटे रूप में जुड़ती है। ये किताब का टाइटल है हिंदी हिंदू हिस्ट्रीज, जो 4 हिंदी लेखकों की बात करती है
जो काफ़ी हद तक इतिहास के पन्नों में और हमारा जो साहित्य के जो मापदंड हैं उनमें वो कहीं ना कहीं हाशिए पर रहे हैं। और मैं ये मौका लेती हूँ दो लोगों की चर्चा करने के लिए, एक यशोदा देवी एक स्त्री और दूसरे संतराम बीए जो कि हमारी वर्ण व्यवस्था में देखें तो एक शूद्र का उनको दर्जा दिया गया था। तो मैं इन दोनों की बात करके रखूंगी कि किस तरह से उन्होंने यौनिकता और परिवार और सेक्स और इस तरह के विषयों पर किस तरह से लिखा। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एक यशोदा देवी के कोट से। नेक्स्ट स्लाइड। तो उन्होंने लिखा और ये उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा जिसका शीर्षक था दाम्पत्य प्रेम और रति क्रिया का गुप्त रहस्य, जो इलाहाबाद से 1933 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने लिखा, स्त्रियों को केवल संभोग की सामग्री समझ रति क्रिया की मशीन नहीं समझना चाहिए। बहुतेरे पति तो पशु से भी गए बीते ढंग से स्त्रियों पर शारीरिक अत्याचार कर स्त्रियों का जीवन नष्ट कर देते हैं। स्त्री की इच्छा न होते हुए भी पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। अन्य देशों में स्त्रियों की बिना इच्छा के पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते, यदि करें तो स्त्री पुरुष का त्याग कर दें। और एक अगली कोट जो है वो मैं संतराम बीए के एक लेख से लेना चाहती हूँ, जो उन्होंने सुधा पत्रिका में 1931 में 2 भागों में प्रकाशित किया था। लेख का शीर्षक था विवाह का भविष्य, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेख है और मैं सबसे गुजारिश करूँगी अगर मौका मिले तो आप सुधा के पुराने अंक देखिएगा और वो लेख जो 2 भागों में है उसको पढ़िएगा। उसमें वो लिखते हैं, संभवतः पांडवों की माता कुंती के समान अविवाहित माता या उसकी संतान को कोई बुरा नहीं कहेगा। विवाह से पूर्व होने वाले समागमों का सामाजिक कलंक धीरे धीरे कम होकर अंततः बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। स्त्री और पुरुष में समता बढ़ेगी। स्त्री और पुरुष दोनों को काम कला का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए अगर विवाह से पूर्व कुछ अनुभव की आवश्यकता होगी तो आने वाली पीढ़ियां उसे सीखना भी स्वीकार कर लेंगी। हमारी वर्तमान विवाह पद्धति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। संभोग का असली उद्देश्य तो काम वासना की तृप्ति भी है। प्रत्येक बड़े नगर में कामशास्त्र का एक स्कूल होगा। और इसमें वो और ये दोनों ही जो अंश हैं ये एक हेटेरोसेक्सुअल नॉर्मेटिविटी में है, मतलब वो समलैंगिकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक हेटेरोसेक्सुअल नैतिकता की बात कर रहे हैं कि पुरुष और स्त्री के संबंध कैसे होने चाहिए। और ये दोनों ही स्त्रियों को भी उतनी ही तरजीह दे रहे हैं जितना कि पुरुष को। तो जो पहला उदाहरण है वो पुरुषों के यौन विशेषाधिकारों पर सवाल उठा रहा है और एक तरह से एक जो अर्ली फेमिनिस्ट थी, प्यूरिटानिकल फेमिनिस्ट भी थी, उस नज़रिए से वो एक तरह से पुरुषों पर सवाल उठाता है। और जो दूसरा कोट है वो पुरुष स्त्री संबंधों को एक आदर्श यौन भविष्य उसका जो है वो जश्न मनाता है और वो एक बेहतर पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें कई साथियों के चयन और विवाह से पहले यौन संबंधों की स्वतंत्रता शामिल है। तो यहीं पर तो इस व्यक्ति में मैं ये एक स्त्री लेखिका और ये इलाहाबाद की थी और बहुत अग्रणी आयुर्वेदिक चिकित्सक थी यशोदा देवी, जिन्होंने स्त्री स्वास्थ्य और स्त्री पुरुष संबंधों पर विपुल मात्रा में लेखन किया, उनकी चर्चा करूंगी। और दूसरा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दूसरे जैसे मैंने बताया ये जाति विरोधी जो शूद्र लेखक थे संतराम बीए, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह पर बहुत ज़्यादा लिखा और यौन संबंधी मामलों पर भी विपुल लेखन किया, उनकी चर्चा करना चाहती हूँ। तो ये दोनों ही 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी में काफ़ी ज़्यादा लेखन कर रहे थे। दोनों की ही 100 से अधिक किताबें हैं और संतराम बीए के तो करीब 150 लेख भी प्रकाशित हुए हैं। और अलग अलग रूपों में ये दोनों ही एक तरह से एक विषम लैंगिक नैतिकता की परिकल्पना कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये पुरुष प्रधान अधिकारों को चुनौती भी दे रहे हैं और
प्रभुत्वशाली उच्च जातीय तथा यौन मानकों को एक तरह से अस्थिर भी कर रहे हैं। तो उनका जो साहित्य है वो स्त्री, विवाह, प्रेम और यौन विज्ञान का एक व्यापक वर्नैक्युलर अभिलेखागार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसका एक बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चाहे हम इतिहास की किताब, और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो काल है, जो कि यशोदा देवी और संतराम का भी सबसे प्रमुख काल है, उस समय बड़ी मात्रा में एक ग्लोबल सेक्सोलॉजी लिटरेचर उभर कर आया। मतलब एक ग्लोबल स्तर पर बहुत, और इसके कई कारण इतिहासकारों ने बताए हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। एक बहुत बड़ी प्रचुर मात्रा में सेक्सोलॉजी लिटरेचर आया, लेकिन ज्यादातर वो जो लिटरेचर था वो मिडिल क्लास मेन, अपर कास्ट और ज्यादातर पुरुष लिख रहे थे और ज्यादातर उच्च वर्ग के पुरुष लिख रहे थे। तो एक स्त्री का और एक शूद्र का इस क्षेत्र में लिखना अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और जैसे मैंने कहा कि चाहे इन दोनों लेखकों को हाशिए पर कर दिया गया है, लेकिन ये दोनों ही हमारे लिए स्त्री अध्ययन के नए स्पेस जो हैं वो खोलते हैं। तो मैं देवी और संतराम की चर्चा कर रही हूँ, लेकिन इसके द्वारा मैं केवल एक भूले बिसरे अभिलेख को पुनः प्राप्त नहीं करना चाहती या उनकी आवाज़ों को पुनर्जीवित करना ही मात्र मेरा मकसद नहीं है, बल्कि ये भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से उनको एक एपिस्टेमिक विश्वसनीयता जो देने से इनकार किया है वो उनकी लोकप्रियता के एकदम विपरीत है। अगर आप ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को देखें तो वो हर 3 महीने पर एक संकलन निकालते थे जिसमें जितनी किताबें प्रकाशित होती थी अलग अलग क्षेत्रों में वो उसका संकलन होता था। तो मैंने देखा कि हिंदी भाषा में 1950 के बीच मैंने अध्ययन किया है कि और हर इतना मोटा हर 3 महीने पर एक इतना मोटा काखा, और कई किताबें छूट भी जाती थी। तो उसमें अगर आप देखें तो संतराम बीए और यशोदा देवी लगातार हमें मिलते हैं और उनकी कई किताबें 10वें एडिशन, 12वें एडिशन, 15वें एडिशन में जाती हैं, जिससे ये एकदम स्पष्ट होता है कि अगर हम हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों का संसार देखते हैं तो देवी और संतराम जो हैं वो स्त्री, प्रेम, विवाह, काम शास्त्र, इस तरह के विषयों पर उनका एक विविध लेखन है और वो हमारे लिए एक व्यापक साहित्यिक कोश छोड़कर गए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा हमने उसकी इतनी चर्चा नहीं की है। तो सबसे पहले मैं अगली स्लाइड, मैं सबसे पहले यशोदा देवी की संक्षिप्त चर्चा करना चाहती हूँ। तो यशोदा देवी जो थी वो एक ब्राह्मण परिवार की थी। वो पंडित दालचंद मिश्रा की बेटी थी। वो उत्तर प्रदेश के दातागंज में एक आयुर्वेदिक वैद्य थे, उनकी पुत्री थी और उनके पिता से उन्हें आयुर्वेद की शिक्षा मिली और 1906 में वो पंडित श्रीराम शर्मा से विवाह करने के बाद 1908 में इलाहाबाद चली आई और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने आयुर्वेद का अभ्यास शुरू किया और जल्दी वो काफी अधिक प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगली स्लाइड। हाँ, तो 1908 में उन्होंने पहला स्त्री औषधालय, संभवतः पूरे भारत का पहला स्त्री औषधालय स्थापित किया और बाद में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी भी खोली। और हमें उनकी यशोदा देवी को केवल ये इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि आयुर्वेद जो है वो एक तरह से हाशिए पर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अपने आप को और अधिक स्थापित करता है और जैसे जैसे वेस्टर्न मेडिकल नॉलेज ज़्यादा सशक्त होती है तो आयुर्वेद को हाशिए पर किया गया। और ऑफ कोर्स आयुर्वेद का हिंदुत्ववादी ताकतों ने भी अपने लिए फायदे के लिए प्रयोग किया, लेकिन एक तरफ
आयुर्वेद हाशिए पर जा रहा था, दूसरी तरफ आयुर्वेद जो था भी उसमें स्त्रियां नगण्य थी, क्योंकि ज्यादातर आयुर्वेद की शिक्षा संस्कृत में होती थी। तो उस समय में हम बात कर रहे हैं यशोदा देवी के उभार की, और उनकी डिस्पेंसरियां जो हैं वो पटना, आगरा, बनारस और कई शहरों में फैली। नेक्स्ट स्लाइड। और हम देखते हैं कि उनका इतना ज़्यादा योगदान था कि चिट्ठियां जो थी वो यशोदा देवी को, अगर आप कोई चिट्ठी भेजें सिर्फ देवी इलाहाबाद करके, तो वो उनके पास वो चिट्ठी पहुंच जाती थी। और वो मतलब शी प्रूव टू बी द एगनी आंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, मतलब औरतें बड़ी संख्या में यशोदा देवी के पास जाने लगी। उनको इतने ज़्यादा पत्र आते थे कि उन्हें एक पोस्ट बॉक्स जो है वो लेना पड़ा, पोस्ट ऑफिस में एक पोस्ट बॉक्स लेना पड़ा, और उनका प्रभाव जो था वो अफ्रीका और फिजी तक पहुंचा। नेक्स्ट स्लाइड। तो यशोदा देवी एक बहुत प्रखर लेखिका थी। जैसे मैंने बताया, उनकी 100 से अधिक किताबें हैं। उन्होंने विवाह, सेक्स, लैंगिक संबंध, स्त्रियों के स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक उपचार, स्वास्थ्य गाइड, इस तरह के विभिन्न विषयों पर लिखा, और कई बार हम इनको साहित्य में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी के व्यापक संसार को देखें तो ये बहुत ज़्यादा इनकी भारी मात्रा में बिक्री हो रही थी। और एक तरह से मेरा ये मानना है कि संभवतः यशोदा देवी ने किसी भी अन्य हिंदी स्त्री लेखिका से अधिक पुस्तकें लिखी और बेची, और वो उस समय की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली स्त्री लेखिकाओं में से एक थी, ये मैं कहना चाहती हूँ। और साथ ही उन्होंने अपने मरीजों को बहुत गहराई से समझने के लिए उन्होंने कई तरह के आधुनिक नुस्खे अपनाए, जैसे प्रश्नावली, व्यक्तिगत केस स्टडीज, याचिकाएं, पत्र, इस तरह का उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका भी निकाली, स्त्री चिकित्सक, जो स्त्री रोगों को आयुर्वेदिक उपचार से क्योर करने की कोशिश करती थी। और एक तरह से यशोदा ने उस समय की स्त्रियों और पुरुषों के दैनिक जीवन पर, मेरा ये मानना है, एक गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड प्लीज। तो लेकिन उनकी लोकप्रियता के बावजूद हम देखते हैं कि यशोदा देवी को पेशेवर आयुर्वेदिक हलकों से बाहर रखा गया, जो पूरी तरह पुरुषों के वर्चस्व में था। अगर हम आयुर्वेदिक महामंडल को देखें 1941 में, तो वो पूरी तरह पुरुष केंद्रित था, पुरुषों के नेतृत्व में था, और उन्होंने उसका पूरा तिरस्कार किया, जो कि उनकी लोकप्रियता और आम समाज में जो उनका सम्मान था उसके वो एकदम विपरीत था। नेक्स्ट स्लाइड। तो यशोदा देवी ने एक नए क्षेत्र में कदम रखा। भारत में कोई ऐसी डिस्पेंसरी बहुत कम थी जो केवल स्त्रियों का उपचार करें, और वो भी स्वदेशी प्रणालियों से। पर्दे में रहने वाली स्त्रियों के लिए वैसे भी घर से निकलना मुश्किल था, उनके पास कैपिटल नहीं होता था, पुरुषों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा वो अपनी जांच नहीं करवाना चाहती थी, नकदी का सवाल था। तो एक स्त्री और आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में यशोदा ने एक बहुत ही रिक्त स्थान को एक तरह से भरा। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे मैंने बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां उनके पास आती थी, और वो एक तरह से उनकी एक विश्वसनीय पात्र बन गई। वो केवल अपनी बीमारियां लेकर नहीं आती थी, बल्कि अपनी घर की समस्याएं, अपनी हर तरह की कहानियां जो हैं वो यशोदा से शेयर करती थी। और यशोदा देवी ने भी अपनी एक रणनीति के रूप में शायद अपने लिंग का भी प्रयोग किया, और अपनी स्त्री पहचान को, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया। नेक्स्ट। तो वो कहती हैं कि मेरी पुस्तकें, इससे पहले वाली स्लाइड में जाइए, जैसे वो कहती हैं कि मेरी पुस्तकें जो हैं वो एक चतुर्वैद्य और एक गुणवान सखी का आपके लिए काम करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुरुषों का दृष्टिकोण है वो जो है स्त्री स्वास्थ्य के बारे में, वो बहुत ही अपर्याप्त है और घुसपैठिया है। नेक्स्ट स्लाइड।
और उन्होंने अपने औषधालय की तुलना हाई कोर्ट से की, जिसे न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक देखा जाता है, और उन्होंने कहा कि इन दोनों ही जगहों से स्त्रियों को लाभ मिल सकता है। अब यशोदा देवी का बहुत बड़ा एक हिस्सा तो उपदेशात्मक था, निर्देशात्मक था। उन्होंने अपने पे एक सेल्फ सेंसरशिप भी इम्पोज कर रखी थी कि ताकि उनकी किताबें अधिक बिक्री हो सके, और ये भी महत्वपूर्ण है कि वो जिस तरह के विषयों पर लिख रही थी उसमें उनको लगा कि उनको एक मॉरल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वो हमारे सामने भी उभर कर आती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो उनकी जैसे एक ये किताब बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई, और उन्होंने उसमें स्त्रियों के यौन रोगों, सेक्स स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन पर उन्होंने लिखा, और एक तरह का इससे सेक्स सुधार का प्रयास किया। जैसे मैंने कहा कि उनका बहुत सारा साहित्य जो है वो बहुत उपदेशात्मक तो था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बीच में ही हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने पुरुषों पर कई तरह के सवाल उठाए। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे उन्होंने, उनका एक प्रश्नावली होती थी जो उन्होंने जिसमें कि कई तरह के प्रश्न होते थे, एक विस्तृत सर्वेक्षण वो करती थी। और इंटरेस्टिंग बात आप ये इसमें देखेंगे कि उन्होंने पुरुषों के लिए भी एक प्रश्नावली जो है वो तैयार की थी, और उसमें वो अलग अलग उनके यौन संबंधों के बारे में और कई तरह से जानकारी देती थी। और एक तरह से उनके लेखन से हमें ये लगता है कि उन्होंने निजी यौन इतिहास को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया एक तरह से। तो उन्होंने कई तरह के नैतिक नुस्खे भी प्रदान किए, लेकिन इस एक तरह से उन्होंने राष्ट्र के सामूहिक यौन जीवन पर टिप्पणी भी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जैसे मैंने बताया, प्रजनन की जो चिंताएं हैं वो उनकी किताबों में भी नजर आती हैं। मैं उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें एक तरह से ये है कि विवाह और सेक्स का मुख्य मतलब प्रजनन है, और एक तरह से वो भी आधुनिक काल को एक डायस्टोपियन कलयुग के रूप में प्रस्तुत करती हैं, और वो बार बार अपने ग्राहकों से कहती हैं कि तुम कम सेक्स करो, और सेक्स जो है वो प्रजनन के लिए करो। तो यहाँ पर हमें कई तरह की समस्याएं भी उनके लेखन में नजर आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मुख्य रूप से वो एक शिक्षित स्त्रियों को संबोधित करनी है, लेकिन वो अपनी भाषा बहुत ही सरल रखती थी। वो बार बार ये कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी किताबें पहुँचें, और उन्होंने एक सेक्स सुधारक के रूप में अपने आप को पेश किया, कई रूप में पितृसत्तात्मक रुख अपनाए, और एक हेटेरोनॉर्मेटिव एकल विवाह नैतिकता को उन्होंने संयम और आत्मनियंत्रण पर आधारित थी, उसको उन्होंने हमारे सामने रखा। नेक्स्ट स्लाइड। साथ ही सामाजिक शुद्धता वाली नारीवादियों के समान यशोदा ने पुरुषों के अत्यधिक कामुकता पर हमला किया। तो वो मैरिटल रेप की बात कर रही हैं ऐसे समय में जब आज भी हम मैरिटल रेप को हम अभी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उसको एक क्राइम घोषित किया जा सके। तो वो उस समय बात कर रही हैं कि पुरुष जो हैं वो अत्यधिक कामुकता से घिरे हुए हैं। उन्होंने स्त्रियों के उत्पीड़न, बीमारी और शरीर में जो रोग हैं उसके लिए भी, विशेष तौर पर यौनिकता से संबंधित जो रोग हैं, उन्होंने उसको पुरुषों कहा कि ये पुरुषों के कारण है। तो उन्होंने सीधे पतियों को दोषी ठहराया स्त्रियों की बुरी हालत के लिए और तबीयत के लिए। तो यशोदा ने पुरुष यौनिकता को पशुवत करार देते हुए उन्हें यौन समस्याओं का प्रमुख वाहक बताया, और इस प्रकार यौन स्वास्थ्य का बोझ मुख्य रूप से पुरुषों पर डाला। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों की अत्यधिक यौन मांगों से एक तरह से मुक्त किया। साथ ही उन्होंने, जैसे मैंने कहा, वैवाहिक बलात्कार की बात की। नेक्स्ट स्लाइड। और इसके अलावा उन्होंने पुरुषों के व्यभिचार और घरेलू हिंसा के लिए कड़ी फटकार लगाई उन्होंने पुरुषों की, और कहा कि उनके विनाशकारी प्रभावों के बारे में वो चुनौती देती हैं, चेतावनी देती हैं, और
पूरे उनकी जो चिंता है वो पूरे राष्ट्र में एक तरह से किस तरह से पुरुष अत्याचार चल रहा है स्त्रियों की देह पर, इस पर भी वो एक तरह से बात कर रही हैं। और निस्संदेह वो इसके द्वारा अपनी दवाओं की बिक्री करना चाहती हैं और वो काफी हद तक इसमें सफल भी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि यशोदा का जो चिकित्सा के प्रति दृष्टिकोण है वो एक तरह से एलोपैथी की आलोचना भी है, वो रोजमर्रा का स्वदेशी ज्ञान भी है, वो आयुर्वेदिक उपचार भी है, वो घरेलू विज्ञान की जय जयकार भी है। तो चिकित्सा बाजार में काम करते हुए उन्होंने अपने उपचारों को विदेशी एलोपैथी के विकल्प के रूप में वो प्रस्तुत कर रही हैं। नेक्स्ट। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि उनके जो उपचार हैं वो स्व निदान और स्व उपचार पर आधारित हैं और गैर आक्रामक और कम लागत में बनने वाले हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि साम्राज्यवाद का दौर है, गुलामी का दौर है, और ऐसे समय में जब पारंपरिक स्त्री चिकित्सकों और दाइयों पर बहुत ज़्यादा असुरक्षा और उनको असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि किस तरह से दलित जो दाइयाँ थीं उनको किस तरह से इस समय हाशिए पर धकेला गया। तो यशोदा ने ऐसे समय में अपने आप को एक सफल व्यावसायिक आयुर्वेदिक उद्यमी के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट। तो उन्होंने अपने उपचारों को अद्वितीय बताया और उन्होंने बार बार कहा कि उनकी किताबें पढ़ने के बाद किसी स्त्री को किसी भी और तरह की किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो जहाँ बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ प्रयोगशालाओं में विदेशी दवाएं तैयार कर रही थी, यशोदा देवी का ये दावा था कि उनकी दवाएं उनके घर और रसोई में ही तैयार होती थी, जिसको मैंने किचन फार्मेसी का नाम दिया है। और उन्होंने कहा कि वो खुद बनाती थी या उनके खड़े निरीक्षण में वो दवाएं तैयार ही होती थी। नेक्स्ट स्लाइड। साथ ही यशोदा ने अपनी गृहिणी को एक निर्णय लेने वाली, एक उत्कृष्ट गृह चिकित्सक और एक घर की वैद्य के रूप में भी उसने प्रस्तुत किया और कहा एक चिकित्सा ज्ञान का एक आदान प्रदान और एक नेटवर्क जो है, एक स्त्री जो बहनापे की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं कुछ हद तक उन्होंने वो उसको बढ़ावा दिया, जो कि नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर होगा। तो देखते हैं हम कि किस तरह से स्त्रियां एक दूसरे को के साथ पढ़ रही हैं, दवाइयाँ बना रही हैं, औषधियाँ तैयार कर रही हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एक तरह से उनकी किताबों में एक स्त्री नेटवर्क जो है वो भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और हम ये भी देखते हैं कि वो केवल बना ही नहीं रही हैं, बल्कि वो एक बाजार में, एक व्यापार में, बिक्री में भी भागीदारी कर रही हैं। तो एक पुरुष प्रधान औपचारिक चिकित्सक संस्थानों के बाहर वो एक अनियंत्रित लैंगिकृत चिकित्सा ज्ञान का बाजार जो है वो हमारे सामने रख रही हैं। और ये भी नेक्स्ट स्लाइड। ये भी उल्लेखनीय है कि यशोदा देवी ने कई और दाइयों और स्त्री चिकित्सकों की भी सहायता ली, जो ज़्यादातर निम्न वर्ग से आती थी, जो ज़्यादातर दलित स्त्रियाँ भी थी, कई उनके साथ रहती थी। लगभग 40 सहायिकाएं उनके साथ रहती थी। गंगादाई विशेष तौर पर, जो उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हीं के घर में रही, जो जाति से कहार थी। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि ये किताबों की मुझे इंटरव्यूज में लोगों से और उनके परिवारजनों से इनके बारे में पता लगा, लेकिन यशोदा अपनी किताबों में इनकी चर्चा नहीं करती हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जाति और वर्ग की जटिलताएं भी वो हमारे सामने लाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो चिकित्सा उपभोगवाद की जो उभरती संस्कृति है उसके बीच यशोदा जो है वो एक स्थानीय पूंजीवाद की सक्रिय भागीदार बनी और स्वास्थ्य सेवा के बाजार में उनकी जीवंत उपस्थिति रही। 1920 और 40 के दशक में अपनी, और ये घर अभी भी इलाहाबाद में है, 1920 और 40 के दशक में अपनी जबरदस्त चिकित्सा प्रैक्टिस से उन्हें प्रतिदिन हजारों रुपए की आमदनी होती थी। और ये जो भवन 1930 की तस्वीर है, इसका नाम यशोदा
भवन उस समय रखा गया था। और उन्होंने तो एक तरह से उनकी जो असाधारण सार्वजनिक लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता है वो ये भी दिखाती है कि किस प्रकार लैंगिक गतिशीलता ने स्थानीय ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को आकार दिया और कभी कभी औपनिवेशिक नियंत्रण से बच निकलने में भी वो सक्षम हुआ। मैं बहुत संक्षिप्त में, मेरे पास कितना समय है ये बता दीजिए, उसके अनुसार मैं बात करूँ। थोड़ा 15 मिनट मैं ले सकती हूँ, 10 मिनट, ठीक है। मैं संक्षिप्त करने की कोशिश करूँगी। मैं अब अगले किरदार पे जाती हूँ जो संतराम बीए थे। वो भी बहुत, उन्होंने, आप उनको इसलिए जानते होंगे कि उन्होंने जात पात तोड़क मंडल की स्थापना की थी। उन्होंने अंबेडकर को आमंत्रित किया था एक लेक्चर देने के लिए जात पात तोड़क मंडल के अधिवेशन में, जो कि स्थगित करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, वो अधिवेशन रद्द हुआ एंड दैट बिकेम द क्लासिक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट ऑफ अंबेडकर। तो हम ज़्यादातर संतराम को उसी से जानते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिगर हैं क्योंकि वो एक तरह से गांधी और अंबेडकर, बुर्जुआ और वंचित, आर्य समाज और अधर्म के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं, हिंदू धर्म के साथ राग विराग, प्रेम तिरस्कार का संबंध रखते हुए। लेकिन यहाँ के वक्तव्य के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अंतरजातीय विवाह पर प्रचुर मात्रा में लेखन किया और सबसे बड़ी बात, वो पहले लेखक थे हिंदी में जिन्होंने मेरी स्टोक्स की किताबों का, आज हमें वो संकीर्णतावादी दिखेंगी, लेकिन उस समय मेरी स्टोक्स की किताबें जो थी वो अपने समय से कुछ मायनों में आगे थी, चाहे उसमें कई तरह के नैतिक मूल्य थे। तो उन्होंने पहली बार मेरी स्टोक्स की किताबों का अनुवाद किया और शायद पहली बर्थ कंट्रोल मैनुअल जो है वो हिंदी में संतराम बीए ने लिखी। तो उनकी जो लेखक, उनके जो प्रशंसक हैं वो, नेक्स्ट स्लाइड, उनके प्रशंसक उनकी जो जाति विरोधी लेखन है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो सेक्सोलॉजी पे लिखा उस पर वो जो है वो नहीं बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ही इज अ प्रोटो फेमिनिस्ट और वो हमें पेरियार, फूले, अंबेडकर, इनकी दुनिया में ले जाता है जिन्होंने जाति और लिंग के सवालों को साथ लाकर एक तरह से हमारे सामने कई तरह के सवाल रखे। तो मेरा ये तर्क है कि संतराम का जो जाति के खिलाफ और अंतरजातीय विवाह के समर्थन में जो उनका लेखन है, उनको उनके सेक्स और कामुकता पर जो उनका प्रचुर लेखन है उससे अलग करके देखा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीके से सत्ता की प्रमुख मान्यताओं पर सवाल उठाने और पितृसत्ताओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। मैं बड़ी जल्दी ये स्लाइड्स जाऊंगी क्योंकि समय नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। तो वो कुम्हार जाति के थे जो पंजाब, और वो पंजाब से थे जो उस समय एक शूद्र की हैसियत रखती थी। नेक्स्ट स्लाइड। उन्होंने 1922 में जात पात तोड़क मंडल की स्थापना की और उनको बहुत संकीर्णवादियों का झेलना भी पड़ा विरोध। नेक्स्ट, निराला। नेक्स्ट स्लाइड। निराला ने उनके खिलाफ एक लंबा लेख लिखा। निराला के बाद में विचार बदले थे, लेकिन ये उनका एक 1927 का लेख है जिसमें उन्होंने संतराम पर और अंतरजातीय विवाह पर आक्रमण किया। नेक्स्ट स्लाइड। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अंतरजातीय विवाह का गहरा समर्थन किया और ये उनका पहला कोट बहुत मुख्य है कि प्रेम न देखे जात कुचात, भूख न देखे झूठा बात, नींद न देखे टूटी खाट। तो रोटी बेटी दोनों ही संबंधों पर एक तरह से, जो कि एंडोगमी को और कास्ट को बनाए रखने के लिए मुख्य द्योतक रहे हैं और स्त्री को भी नियंत्रित करने के लिए मुख्य द्योतक रहे हैं, उनको एक तरह से जो है वो संतराम जो हैं वो उन पर सवाल उठाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे सगोत्रीय विवाह जाति का एक मूल आधार है जो स्त्री के शरीर पर जाति का घनघोर दबदबा दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो उन्होंने अपनी अंतरजातीय विवाह के वर्ष में जाति, लिंग, यौनिकता, प्रेम और कामना को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश की। नेक्स्ट स्लाइड। मैं इनको बहुत जल्दी से देख रही हूँ और उनके प्रयास से बहुत सारे अंतरजातीय विवाह भी हुए। कई बार वो हम देखते हैं कि कैसे ज़्यादातर जो है वो दलितों और
उच्च वर्ग के बीच हम कम देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी उस तरह के विवाह जो है वो जात पात तोड़क मंडल के अधीन हुए। नेक्स्ट स्लाइड। और इस तरह के विवाहों की तस्वीरें उस समय पत्रिकाओं में छप रही थी। सुधा का ये कार्टून है। नेक्स्ट स्लाइड। और हम देखते हैं कि उन्होंने खुद, महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने खुद अपनी, जब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विधवा सुंदरबाई विवाह किया और कहा गया कि इससे जात पात भी टूटी, विधवा विवाह भी हुआ और प्रांत भेद भी जो है वो दूर हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड। समय कम है इसलिए मैं जल्दी स्लाइड कर रही हूँ। तो वो किस तरह दिखाते हैं कि उनका तर्क है कि सगोत्रीय विवाह जो है वो एक कमतर प्रकार का विवाह है और वो किस तरह से उसके में कई तरह से वो एक तरफ क्लासिकल टेक्स्ट से अपने समर्थन जुटाते हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो उसका सहारा लेते हैं। और नेक्स्ट। और उसमें कई बार विरोधाभास जो है वो तो नजर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने एक तरह से न केवल जाति वर्गीकरण बल्कि पितृसत्तात्मक वर्चस्व को भी वो इस तरह से चुनौती दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया कि उन्होंने सेक्स संबंधी विपुल लेखन किया है और उन्होंने पहली बार 1920 और 30 के दशक में मेरी स्टोक्स की किताबों का और संस्कृत की सेक्स संबंधी उत्कृष्ट साहित्य का हिंदी अनुवाद किया। तो पहले तो एक शूद्र संस्कृत का भी अनुवाद कर रहा है, इंग्लिश का भी अनुवाद कर रहा है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से एक विरोध का स्वर अपने आप में लिए हुए है। उन्होंने मेरी स्टोक्स की प्रसिद्ध किताब मैरिड लव, उसको विवाहित प्रेम के नाम से प्रकाशित किया। कॉन्ट्रसेप्शन को, जो मैंने बताया कि उन्होंने पहला संतान संख्या का सीमा बंधन या दंपत्ति मित्र, ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अपनी जो पहली किताब लिखी इसके क्या कहते हैं, अबॉर्शन के समर्थन में या इस तरह के समर्थन, तो उसको उन्होंने दंपत्ति मित्र कहा। और फिर उन्होंने रति विलास नाम की एक किताब लिखी। उन्होंने पद्मश्री को और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो स्त्री जो सुधा और माधुरी, जो कि ज्यादा स्त्री लेखन के लिए जानी जाती थी पत्रिकाएं, उनमें वो लेख लिख रहे हैं सेक्सोलॉजी से रिलेटेड। तो ये, और वो कहते हैं ये बात कि स्त्रियों को इस तरह का, मैं मानता हूं कि स्त्रियों को ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट। तो इस तरह से वो कई बार जो है वो बार इस तरह से कहते हैं, वो एक तरह से वो सेक्स आनंद की कल्पना ऐसे दौर में कर रहे हैं जब उसे तुच्छ और हीन माना गया, खासकर उस समाज में जब समाज सुधारक, राष्ट्रवादी, हिंदी साहित्यकार, ब्रिटिश अधिकारी सभी उसे निम्नतर दृष्टि से देख रखते थे और उनकी किताबों पे अश्लीलता का व्यापक आरोप भी लगा। नेक्स्ट। उनका ये पक्का विश्वास था, मैं ये स्लाइड्स आई थिंक मुझे मूव करनी पड़ेंगी, आगे चलते जाइए कि और आगे चले जाइए, एक मिनट यहीं पे रुक जाइए, इससे पहले वाली स्लाइड। तो वो उनका ये विश्वास था कि हमें कामुकता के सवालों पर बहुत गहरे रूप से बात करनी चाहिए और उन्होंने पुरुष की सेक्स दुश्चिंताओं और स्त्री इच्छाओं दोनों को संबोधित करते हुए पुरुषों को इस विषय पर अनभिज्ञ बताया, उनकी आलोचना की और उन्होंने ये भी पुरुषों से कहा कि किस तरह से उनको घर में खाना बनाना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, घर का काम करना चाहिए। ये सब निर्देश वो अपनी आदर्श पति, उन्होंने जो एक किताब लिखी थी वो उसको उसमें वो देते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट के वो प्रबल समर्थक थे और बार बार उनको वो कोट करते हैं। मेरे को पता नहीं है कौन सा वाला आ रहा है, आगे स्लाइड चला दीजिए। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य पर बहुत भयंकर हमला किया और उस समय जब ब्रह्मचर्य एक आदर्श के रूप में सामने आ रहा था तो उन्होंने ब्रह्मचर्य पे कठोर, जब गांधी उसकी बात कर रहे हैं, विवेकानंद उसकी बात कर रहे हैं, भगत सिंह भी उसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग रूप में सब कई लोग जो हैं राष्ट्रवादी वो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं कि अगर हम सेक्स करेंगे तो हम राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। वहां पर संतराम एक दूसरा दृष्टिकोण पेश कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से ब्रह्मचर्य पे गहरा, पता नहीं, यहाँ ये ब्रह्मचर्य वाला कोठी आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरी अंतिम स्लाइड जो ये है कि उनकी
पुस्तकों को लेकर एक लंबा विवाद जो है वो शुरू हो गया। उनकी जो किताब थी कॉन्ट्रासेप्शन, जो मैंने आपको बताया, उसको अश्लील और अनैतिक करार दिया गया और उनको मुकदमे की धमकी भी दी गई। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार वो बताते हैं अपनी किताब में कि किस प्रकार जो आर्य समाजी उन पर आक्रमण कर रहे हैं, उनकी ही पत्नी वो किताब आके खरीद के पढ़ रही हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से संतराम एक विरोधाभासी सामाजिक स्थल पर खड़े होते हैं, जहां वो एक तरफ अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ वो इस तरह का भी प्रचुर मात्रा में लेखन करते हैं। तो निष्कर्ष में मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि अलग अलग रूपों में एक स्त्री ने और एक शूद्र ने एक विषम लैंगिक नैतिकता निर्मित करने का प्रयास किया। यशोदा और संतराम दोनों ही कई मायनों पे हाशिए पर थे और उनके दृष्टिकोण काफी भिन्न भी थे। दोनों ने अलग अलग रूपों में स्त्री पुरुष संबंधों और यौन विज्ञान की बात की। यशोदा ने नैतिकता और विवाह संहिता की चादर से स्त्री पुरुष संबंधों और यौनिकता को आंका। उनकी हिदायतें यौनिक गतिविधियों पर नियंत्रण और निषेध पर आधारित थी और बीमारियों के भय और खतरों पर टिकी थी। लेकिन साथ ही यशोदा ने पुरुषों को कटघरे में खड़ा किया और स्त्रियों को एक उत्कृष्ट घर के वैद्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी किया। ये सब संभवतः एक ब्राह्मणवादी आयुर्वेदिक यौन विमर्श की सीमाएं भी कुछ हद तक दर्शाता है। संतराम ने भी विषम लैंगिक प्रेम और सुख के विचारों को आधार बनाया, पर साथ ही उन्होंने सेक्सोलॉजी की परिधि को व्यापक किया और जाति और लिंग संबंधों को नए सिरे से गढ़ने की संभावनाएं प्रस्तुत की। संतराम ने यौन स्वतंत्रता की संभावना से युक्त एक आदर्श यूटोपियन भविष्य की परिकल्पना की। संतराम का चित्रण यौन इच्छाओं और कामना की उल्लासपूर्ण रूप में प्रस्तुत करता था, जो आशा और उदार राजनैतिक संभावनाओं को स्वर देता था। लेकिन यशोदा और संतराम दोनों ही कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान वर्चस्वशाली व्यवस्था में सेंध लगा रहे थे। औपनिवेशिक उत्पीड़न के बीच यशोदा और संतराम दोनों स्वतंत्रता की एक भाषा व्यक्त कर रहे थे। यशोदा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था गृह चिकित्सकों के रूप में स्त्रियों को सशक्त बनाना, दाम्पत्य जीवन में यौन संयम का पालन करना और पतियों की अतिशय मांगों पर नियंत्रण रखना। संतराम के लिए स्वतंत्रता केवल जाति के दमनकारी बोझ से मुक्ति नहीं थी, बल्कि अंतरजातीय नैतिकता, विषम लैंगिकता और एक नैतिक विषम लैंगिकता की स्थापना भी थी। अपने अपने तरीकों से इन दोनों ने स्त्री और यौन संबंधों के मुद्दों का उपयोग करके रूढ़िवादी आदेशों और अनुशासनात्मक शक्ति संरचनाओं में सेंध पैदा की। धन्यवाद। हम इस बहुत ही खोजपरक और सारगर्भित उत्तर के लिए मैडम के आभारी हैं। केवल यह सूचना कि यह लेख मैडम ने वादा किया है कि हमको देंगी, छपेगा, आप पढ़ेंगे। किताब का मैडम ने अपनी किताब का जिक्र किया और संतराम बीए की भी किताबें हिंदी में उपलब्ध है। संतराम बीए की रचनावली छपने जा रही है, शायद वो पूरी आ जाए तो आपके सामने होगी। मैं नाटक के हमारे साथी तैयार हैं, इसको देखते हुए मैं मैडम सुधा सिंह से अनुरोध करूँगा कि संक्षिप्त अध्यक्षीय वक्तव्य दें ताकि हम नाटक भी देख सकें। आदरणीय मैडम सुधा सिंह। संक्षिप्त नहीं, अति संक्षिप्त दूंगी, निश्चिंत रहिए। 2-3 बातें, ज़्यादा नहीं। 2 दिन से हम नवजागरण पर बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और आज करीब 4 सत्र, कल के भी 4 सत्र, और उसमें लगभग 4-4 की गुणात्मक संख्या में वक्ता, स्त्री वक्ता भी, पुरुष वक्ता भी, और ये सारे के सारे वक्ता जब बात शुरू कर रहे हैं, विशेष तौर पर स्त्री वक्ता जब बात शुरू कर रही हैं, तो यहाँ से शुरू कर रही हैं कि हम जो कह रही हैं उसका ये अर्थ नहीं है कि हम पुरुषों के खिलाफ हैं, यानी एक अपोलोजेटिक लाइन है। दूसरा, जब इनके
इनकी किताबों को उठाकर देखा जाए, यहाँ उपस्थित नहीं अनुपस्थित लेखिकाओं की तरफ इशारा है मेरा, उनकी किताबों को उठाकर देखा जाए तो उसमें लिखा होता है कि अगर पति का सहारा ना होता, माने श्रीमान जी की मदद ना होती तो ये पुस्तक ना लिखी जाती। इन्होंने मुझे इतनी मदद दी। अब इस एम्पावर्ड वुमेन 2025, 24 और 2020 के बाद जो बहुत बड़ी मात्रा में निकल कर आई हैं और फेमिनिस्ट राइटिंग कर रही हैं, इनकी तुलना में अगर हम पीछे नवजागरण वाली स्त्रियों को देखें तो वे स्त्रियां तो सीधे कहती हैं, कम से कम दो का नाम मैं ले रही हूँ, मैं बार बार बंगाल का जिक्र करती हूँ, बांग्ला मैं उसी तरह बोल लिख सकती हूँ जैसे मैं हिंदी बोलती हूँ और ओरिजिनल टेक्स्ट के आधार पर कह रही हूँ। बंगाल की स्त्रियों के संदर्भ से कह रही हूँ और हिंदी भाषी स्त्रियों का जो लेखन का क्षेत्र है वो अलग किस्म का है। बंगाल की स्त्रियों की तुलना में बंगाल की स्त्री चेतना तुलनात्मक तौर पर जिन डिस्कोर्सेस को लेकर, जिन सवालों को लेकर आती है वो आगे बढ़ी है। बंगाल की स्त्रियों में कम से कम 2 स्त्रियां ऐसी हैं और वो 1890-70 के आसपास जन्मी हुई स्त्रियां हैं, बल्कि एक तो उसके पहले की हैं, राज सुंदरी जिन पर मेरी किताब भी है और ज्योतिर्मयी देवी जिनकी मैंने कल भी चर्चा की। इन 2 स्त्रियों ने विधवा होने के बाद साफ लिखा, एक की रचनावली, एक की आत्मकथा ही प्रकाशित हुई उसके विधवा होने के 1 वर्ष बाद, तुरंत 1 वर्ष बाद, और ज्योतिर्मयी देवी ने बारंबार लिखा अपने आत्मानुभव के अंतर्गत कि मैंने लिखने को एक तरह से अपने जीने का संबल बनाया, हथियार बनाया। जब तक पति जिंदा था मैं नहीं लिख सकी। राज सुंदरी दासी की आत्मकथा के अंदर भी राज सुंदरी दासी अपने पति को याद तो करती है, 2 भाग हैं उसके। 1901 भाग वे जब 59 साल की अवस्था में थी तब लिखा था, यानी पति की मृत्यु के तुरंत 1 वर्ष बाद, और एक भाग जब वो 88 वर्ष की अवस्था, जिसमें शायद हिंदी भाषी बेल्ट में औरतों को कहा जाए कि भगवत भजन की उम्र है, क्या लिखने पढ़ने में समय गंवा रहे हो, उस अवस्था में लिखा था। और दूसरे भाग में वे अपने पति की कर्ता, नाम नहीं लेती, कर्ता इस संज्ञा से कई जगह आलोचना करती हैं। दो इम्पोर्टेंट जगह आलोचना करती हैं जो शायद किसी को लग सकता है कि ये तो आलोचना की जगह ही नहीं है, वो बस इशारा करके छोड़ रही हूँ। एक जगह है जहाँ राज सुंदरी कहती हैं कि उनके 12 बच्चे हुए, एक के बाद एक 12 बच्चे हुए, और इतने बड़े परिवार की वो महिला थी और गृहिणी थी, सबको खिलाते पिलाते, बाहरी आगंतुकों को उनकी देखभाल करते, उनको भोजन इत्यादि देते देते रात को 12 बजे जब वो खाना खाने बैठती थी तो एक बच्चा थाली में साथ, एक गोद में, और कई बार झड़ अंधड़, बंगाल के परिवेश से जो लोग परिचित हैं वो जानते हैं कि वहाँ बारिश आना कितनी आम बात है। तो झड़ और अंधड़ से जब टिमटिमाता हुआ दीपक रात वाला बुझ जाता था और इसी में चीखता हुआ कोई बच्चा थाली में ही टट्टी या पेशाब कर देता था, तो कई दिन वो भूखे उठ जाती थी थाली से, और उनका पति पूछता भी नहीं था कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया। बहुत तटस्थ भाव से इसकी चर्चा करती हैं, कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, एक आनंद की अवस्था है पूरे आत्मकथा को पढ़ते हुए। वही स्थिति ज्योतिर्मयी देवी की है जब वो अपने पति और संदर्भ से, हालांकि सीधे पति का नाम नहीं लेती, लेकिन उनके लेखन को फ्लरिश करने का जो समय है वो पति के बाद ही है। मैं इसलिए इन 2 महिलाओं का जिक्र कर रही हूँ कि अभी जो अपोलोजेटिक और ग्रेटिट्यूड वाला जो लेखन है उन दोनों के बीच कहीं संतुलन की ज़रूरत है। और नवजागरण पर जब हम बात कर रहे हैं तो और भी चीज़ों को याद रखना चाहिए, खास करके स्त्री के संदर्भ में, कि जो डेमोक्रेसी की कल चर्चा हुई, मानवाधिकार के आने के बाद मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में निर्मित कानूनों की भी चर्चा होनी चाहिए थी। उन कानूनों के आने के बाद स्त्री के लेखन में क्या परिवर्तन आया, स्त्री के डिमांड्स कैसे ऐड ऑन हुए, उन पर भी बात होनी चाहिए थी। बहरहाल स्त्री चाहती क्या है
स्त्री किस तरह का संसार चाहती है, कैसी भागीदारी चाहती है, कैसा समाज चाहती है, कैसे समाज के तंत्र को विकसित होते हुए देखना चाहती है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, उस पर एक बहुत ही विचारोत्तेजक, बहुत ही इनरिचिंग जो डिबेट कल से आज तक हम लोगों ने सुना। और मैं भी काफ़ी समृद्ध हुई, विशेषकर अवधेश जी बैठे हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि इतना बढ़िया पेपर इनका था और इनको सुनते जाने का मन था। अमितेश ने भी बहुत अच्छा शुरुआत किया, तो मुझे लगा ये सारे पुरुष नाटककारों को लेकर क्यों बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा गति पकड़ी तो मुझे लगा कि हाँ, इसकी ज़रूरत थी। तो जिन पुरुषों ने भी भागीदारी की महिलाओं के अलावा, उनकी भी एक तरह से शिक्षा हुई और उनके जरिए हमारी भी शिक्षा हुई। यही तो हम चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। ज्योतिर्मयी देवी ने बहुत पहले लिखा था, मैं उन्हीं के एक उदाहरण से ये बात खत्म करती हूँ। उन्होंने लिखा, स्त्रियां चाहती क्या है, ये आज भी सवाल है। हम इस तरह की बहसों के जरिए चाहते क्या हैं? स्त्रियां जो चाहती हैं बहुत थोड़ी सी चीज़ चाहती है। वो चाहती हैं मनुष्य होने के नाते स्त्रियां जीवन की उन सभी बातों में अपना प्रवेश चाहती हैं जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। वे घरों के भीतर बंद होकर नहीं रहना चाहती। इसका यह अर्थ नहीं कि वे घरों में नहीं रहना चाहती। घर चाहिए, लेकिन घरवाली का जो टैग आप लगा देते हो उस तरह से नहीं चाहिए। हम भी घर खरीद के घरवाली हो सकते हैं। घरवाली विवाह करके ही नहीं हुआ जा सकता, जो अब तक चलता आ रहा है। तो ये ज्योतिर्मयी देवी का कहना है कि वे घरों के भीतर बंद होकर नहीं रहना चाहती। इसका यह अर्थ नहीं कि वे घर नहीं चाहती। वे घरों के साथ साथ बाहरी वातावरण में अपना प्रवेश चाहती है। अनुभवहीनता और अयोग्यता के साथ वे जीवन नहीं बिताना चाहती। सामान्य सी बात है, और इसमें स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को भी उनका सहयोगी होकर चलते हुए हर स्त्री देखना चाहती है, वो नवजागरण कालीन स्त्री हो या आज की स्त्री हो। हम बस इतना ही चाहते हैं, एक सामान्य सहचर और सामान्य सहगामी पथ हम दोनों के लिए, हम दोनों ही जेंडर्स के लिए खुला हो और हम उस पर सहयोगिता के साथ चल सकें। धन्यवाद। बहुत आभार मैडम। इन सारे वक्तव्यों को हम एक ही वक्तव्य का हिस्सा मानते हैं। इसके साथ ये गोष्ठी पूर्ण हुई। इस गोष्ठी का की संयोजिका ने कहा था कि धन्यवाद आप मत करिएगा, बहुत अच्छा धन्यवाद आशुतोष जी देते हैं, तो मैं अधिकार आशुतोष जी को ही देता हूँ। वहाँ में और वक्तव्य देने के पहले हमारी संयोजिका, हमारे विभागाध्यक्ष, उनका विशेष सम्मान करेंगी। पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, इस गोष्ठी के सफल होने का श्रेय उन्हीं को है। प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर, वहाँ धन्यवाद करें। उससे पहले विभागाध्यक्ष से अपना सम्मान ग्रहण करें। ठीक है, ठीक है। अरे आशुतोष जी, आपको आपका सम्मान किए बिना ये गोष्ठी पूरी शुक्रिया मैम, शुक्रिया सर। मैं शुक्राना अता करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। कहते हैं कि जो शुक्राना न दे वो काफिर होता है। तो मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से, आयोजन समिति की ओर से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से आप सबके प्रति दिल की गहराइयों से ममनून होते हुए आप सबको मैं शुक्रिया कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिवसीय यह संगोष्ठी अपने आयोजन में कितना अपने लक्ष्य को पा सकी, सफल हो सकी, इसका आकलन आप करेंगे, हमारे शोधार्थी करेंगे, विद्वत समाज करेगा। लेकिन हम पूरी विनम्रता से, समूचे मन से आपकी इस उपस्थिति को, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, व्यक्त करते हैं। हमारे आमंत्रण पर हमारे बीच हमारे कुलसचिव प्रोफेसर आशीष खरे, जया जादवानी जी, जगदीश्वर चतुर्वेदी जी, चारू मैम, प्रणय सर, सुधा मैम, प्रज्ञा जी, प्रीति चौधरी जी
अवधेश मिश्र जी, अर्चना सिंह जी, कविता जी, सुनीता जी, ज्योति चावला जी, सुप्रिया जी, कविता कादम्बरी जी, श्रुति जी, चारू सिंह जी और अमितेश, आप सभी विभिन्न सत्रों में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। आप सबको धन्यवाद, आप सबके प्रति आभार। हमारे आमंत्रण को स्वीकारा था पूनम सिंह जी ने और आशीष जी ने, वे नहीं आ सके किन्हीं कारणों से, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। विभिन्न तकनीकी सत्रों में रचना मैम, सरोज मैम और कुमार वीरेंद्र जी ने अध्यक्षता की और लगभग 6 दर्जन शोधार्थियों ने आज सुबह अपने शोध पत्र पढ़े। उन शोधार्थियों के प्रति धन्यवाद कि उन्होंने हमारे आयोजन में दिलचस्पी ली, उसे सफल बनाने में सहयोग दिया। देश भर के शोधार्थी, विद्यार्थी और अध्यापक इस आयोजन से जुड़े। मैं उन सब के प्रति फिर से बहुत पूरे मन से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, हमारे प्रॉक्टर सर, हमारे विभागीय सहयोगी यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति आभार। विभाग के सहयोगियों के प्रति आभार। शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रति आभार। इलाहाबाद शहर का जो नागरिक समाज है, यहाँ के लेखक, यहाँ के साहित्यकार 2 दिनों के इस आयोजन में निरंतर उपस्थित रहे, उनकी सहभागिता रही, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया के साथियों के प्रति आभार करता हूँ। मैं आभार अंत में व्यक्त करना चाहूँगा एक तिर्यक के रूप में अपनी, जिसका पहला एक शीर्ष है अपनी कुलपति महोदया के प्रति, जिनके होने से सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इस आयोजन के लिए हमें वित्तीय सहायता उपलब्ध की, बल्कि इस आयोजन की रूपरेखा, इस आयोजन की प्रगति के बारे में निरंतर जिज्ञासु रही, हमें प्रोत्साहित करती रही। तो अपनी ऐसी कुलपति महोदया को मैं हृदय से, अपने पूरे विभाग की ओर से, समूचे आयोजन समिति की ओर से उन्हें आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। और यह सब कुछ संभव हो पाया है उनके कारण। और एक जो दूसरा, इस त्रिभुज का दूसरा शीर्ष है हमारे शोधार्थियों की, हमारे विद्यार्थियों की टीम, जो इस आयोजन को सफल बनाने में लगातार जुटे रहे, कई दिनों से जुटे रहे। तो उनके प्रति एक बड़ा सा थैंक यू। और जो एक तीसरा बिंदु है, मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे जो शताब्दी वर्ष में जो 2 आयोजन आज इस तरह समाप्त हो रहे हैं और एक अगला आयोजन 20-21 मार्च को होना है। तो ये तीनों आयोजन के पीछे जो सूत्रधार के रूप में रहे हमारे वीरेंद्र जी, हमारे विभागीय साथी, मैं उनके प्रति भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो हम फिर से, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँ उससे पहले मैं आपको फिर से निमंत्रण दे रहा हूँ। 20-21 मार्च को हम एक नई राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ एक नए विषय पर, स्वामी दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी स्मरण, इस विषय से हम लोग फिर जुटेंगे। आप सभी आए, इसलिए आए कि हम उस दौर को समझें, उस दौर की उपलब्धियों को समझें, उस दौर की सीमाओं को समझें। तो मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूं, आइए, स्वागत है आपका, बार बार आइए हिंदी विभाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गोष्ठी का आखिरी वक्तव्य एक वाक्य का होगा, विभागाध्यक्ष और संयोजिका देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाक्य नहीं हो पा रहा है तो दो लाइन चुरा के किसी गीत का बोल रहे हैं। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, लेकिन इसको तोड़ते हुए कहने को बहुत है। यदि कहने पे आ जाते तो आपने देखा कि कहने पे आ गई तो कितनी सारी बातें, कितने सारे प्रश्न आपके सामने छोड़ दिया गया। और सुधा मैम ने अभी कहा कि किताबें लिखती हैं तो कहती हैं कि इनके सहयोग से, इनके बिना हो नहीं पाता। हम भी कहने वाले थे कि इतना बड़ा आयोजन सूर्यनारायण और सहयोग न देते तो ना हो पाता, लेकिन अब नहीं कह रहे। अब अपने शब्द हम वापस ले रहे हैं, अब हम कह नहीं रहे हैं। वो विभाग के अध्यापक हैं, उनका इतना सहयोग करना उनका दायित्व तो बनता था सबकी तरह, वो हम कह नहीं रहे हैं, पर सफल हुआ कहने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब यह मंच हमारे नाटक के साथियों के हवाले है। एक्स्ट्रा एन ऑर्गेनाइजेशन या सफदर कला मंच, दोनों नाम से वो प्रस्तुति करते हैं। सफदर हाशमी का नाटक औरत, सफदर हाशमी से आप सब परिचित हैं। वो नुक्कड़ नाटक कलाकार थे, सांस्कृतिक एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके नाटकों का संकलन प्रकाशित है।
और औरत नाटक प्रस्तुति के लिए हमारे साथी, हमारे छात्र जीवन के साथी अजीत बहादुर और उनकी टीम तैयार है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ 2 मिनट के बाद मंच, तब तक हम ये जो डायस से पीछे खींच लें, फिर वो मंच पर आएगा। आओ भाई, मंच पीछे कराओ। नहीं रुको यार, माइक इसमें माइक लगाओ, माइक जी। मैं अजीत बहादुर, कलाकारों के नेता अजीत बहादुर, उनको बुलाता हूँ मंच पर आए। वो भी मंच पर बहुत कम आते हैं, उसकी भी आदत है। अजीत बहादुर कहाँ हो? आ जाओ, आओ और अपना मंच संभालो। औरत नाटक की प्रस्तुति आप थोड़ी ही देर में देखेंगे। Thank you.